वेव ऑप्टिक्स क्वार्टर सर्कल। लास्ट टाइम पे तुमने हाइगेन प्रिंसिपल पढ़ा था, उससे आगे दो डेरिवेशन इसमें आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेवफ्रंट एट ए प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेवफ्रंट एट ए प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन में दो केस बनते हैं, रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में, जा रही है डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में अगर जा रही है तो हम इसके बेसिस पर जो फिनोमेना होता है टीआईआर, उसको भी समझा सकते हैं कि टीआईआर कैसे होता है। जो रे ऑप्टिक्स में हमने सीखा था उसको वेव ऑप्टिक्स के कांसेप्ट से भी समझा। तो मैं पहले रिफ्लेक्शन का केस ले रहा हूं, तो हेडिंग तुम लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेवफ्रंट at a plane surface। इस आर्टिकल में हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने, दो लॉ होते हैं जैसे तुम जानते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली तुमको यहाँ पे I इक्वल टू R प्रूव करना होता है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस डायग्राम इसके ऊपर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY, इस पर कोई प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट है, मान लो ये वेवफ्रंट ऐसे आया, प्लेन वेवफ्रंट, ये एंड पहले टकरा जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। जितने टाइम में ये वाला एंड यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में ये वाला आगे पहुंच जाएगा, वेवफ्रंट ऐसे चलेगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब इस डायग्राम को बनाने की फाइन डिटेल्स कर लेंगे, दो तरह से तुम कंसीडर कर सकते हो, इंक्लिनेशन ज्यादा या इंक्लिनेशन कम, और अकॉर्डिंगली क्या चेंज आएगा तो समझो उसको। मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ दो रे, ये दोनों रेज है, एक का नाम S, दूसरी का नाम S डैश। तो इसमें जो वेवफ्रंट है वो कहां पर होगा, परपेंडिकुलर टू रे, ये होगा वेवफ्रंट, इंसिडेंट वेवफ्रंट AB। तुम्हें लग जाए कि हाँ ये वेवफ्रंट है, तो उसके लिए तुम छोटे से आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो जिसपे टेंजेंशियल सरफेस ये वेवफ्रंट है, दो आर्क जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स को। सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो टेंजेंट हम बनाते हैं वो क्या होता है, वेवफ्रंट। ये AB इंसिडेंट वेवफ्रंट है, जितने टाइम में रे B से पॉइंट C तक पहुंचेंगे, रे बोलने के बजाय हम कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि पॉइंट B से ऑरिजिनेट हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी वेवफ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स है, तो जितने टाइम में B से C तक पहुंचेगी उतने टाइम में A से कहां पहुंच जाएंगी ये जानने के लिए, क्योंकि मीडियम सेम है, डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगे, हम BC के बराबर का आर्क लेते हैं और BC के बराबर आर्क लेकर पॉइंट A को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करते हैं। अब अगर तुमने इंक्लिनेशन लिया ज्यादा तो ये B से डिस्टेंस होगी ज्यादा होगी, तो वो जो आर्क है यहाँ कहीं आएगा B के राइट में, और अगर तुमने इंक्लिनेशन कम लिया है तो ये B से डिस्टेंस कम होगी, तो वो पॉइंट या आर्क B के लेफ्ट में आएगा। तो गलत कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में आ रहा है तो भी सही है, राइट में आ रहा है तो भी सही है, जहां आ रहा है बना लेना। तो मैंने BC के बराबर आर्क लिया प्रकार में, यहाँ पे प्रकार के नॉर्म पर रखा, आर्क को घुमाया, सपोज दिस इज आर्क। तो ये आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेकेंडरी वेवलेट्स को जो A से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच गई। कितने टाइम में? उतने ही टाइम में जितने में B से C तक पहुंची।
अब वेवफ्रंट बोलते हैं सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, तो सेम टाइम में जहां पहुंचेगा वो वेवफ्रंट होगा, तो वेवफ्रंट जो है इस पर टेंजेंट होगा, सेकेंडरी वेवलेट पर टेंजेंट। तो मैं क्या करता हूं, सी से इस सेकेंडरी वेवलेट पर टेंजेंट डाल दूं। तो मैंने सी से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, ये पॉइंट माना कि डी है, तो सी डी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी रे ए से रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट डी से ऐसे पास होगी, जो एस से आ रही है माना कि वो बन गई टी, और जो एस डैश से आ रही है इसके पैरेलल टी डैश। तो इस लॉजिकल सीक्वेंस को ऊपर डायग्राम बना पहले जब ये डेरिवेशन होता था 3 नंबर में आता है, चाहे नंबर में भी आता है, साथ में आधा नंबर का बच्चों कुछ पहले जब ये आता था तो हम तीसरी रे और कंसीडर करते थे। डेरिवेशन का मेथड थोड़ा लेंथी था, हमें ये भी प्रूव करना होता था कि सी डी ही ए बी का रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है। कई साल हो गए, अभी डेरिवेशन का मेथड चेंज हो गया, थोड़ा आसान हो गया, शॉर्ट हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल n1, नॉर्मल n2। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। मुझे प्रूव करना है कि I और R बराबर है। डायग्राम की ज्योमेट्री से अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 है, तो 90 में से अगर मैं I को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो बाकी बचा वो 90 माइनस I है, और अगर ये 90 माइनस I है और ये पूरा 90 है क्योंकि नॉर्मल बना रहा है, तो जो एंगल BAC बचा वो किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं, जैसे एंगल BAC हो जाएगा I, वैसे एंगल ACD ये R के बराबर हो जाएगा। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ट्रायंगल ACB और ACD कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड AC कॉमन है, सेम AC इक्वल टू AC, एक एक एंगल 90 डिग्री है जो B पर बन रहा है, जो D पर बन रहा है, क्योंकि वेवफ्रंट और रेज परपेंडिकुलर होती हैं। और एक साइड हमने नाप कंस्ट्रक्शन में सेम बनाई है, AD को हमने BC के बराबर बनाया, तो SAS थ्योरम से तीन कंडीशन मिलने से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी एंगल्स बराबर हो गए, एंगल I इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज देखिए दोस्तों, considering reflection of plane wavefront AB, considering reflection of plane wavefront AB from surface XY, from surface XY, हमें बताना पड़ेगा CD कैसे बनाना है। Let the secondary wavelets generated at B, secondary wavelets generated at B takes time small t to reach at C, to reach at C. In this time
The secondary wavelets generated at A reaches what काट लो एक लाइन से, तो travels same distance BC equal to V to T. V उस मीडियम में वेलोसिटी है, T टाइम है. So we draw an arc of length BC. We draw an arc of length BC, taking center at A. And drop a tangent CD on it. Drop a tangent CD on it. So CD represents reflected wavefront. CD represents reflected wavefront. ये पैराग्राफ हो गया, हमने डिटेल बताई कि हमने CD को कैसे लोकेट किया. अब पहला जो लॉ है उसको हम थियोरेटिकली प्रूव करते हैं. हमें पता है कि इंसिडेंट वेवफ्रंट AB इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट CD रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर है, और ये जो नॉर्मल है चाहे n1 हो चाहे n2 वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो जो ये चीजें तीन चीजों के परपेंडिकुलर है, ऐसी तीन चीजें जो सेम प्लेन में हमें पता है कि ये बोर्ड के प्लेन में मैंने क्या क्या बनाया, इंसिडेंट वेवफ्रंट बोर्ड के प्लेन में, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बोर्ड के प्लेन में, और सरफेस बोर्ड के प्लेन में, वो क्रॉस सेक्शन में. तो इनके परपेंडिकुलर जो होंगे वो भी आपस में सेम प्लेन में. तो थियोरेटिकली हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट वन देखो पैराग्राफ चेंज करते हैं क्लियरली. कॉमा इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal are respectively perpendicular to incident wavefront, reflected wavefront and surface xy. So they all lie in same plane. ये पहला लॉ. फिर से पैराग्राफ चेंज, हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे. Also राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ये कॉन्ग्रुएंट है. दूसरा ट्रायंगल ACD क्यों है ब्रैकेट में बताएंगे. AC इक्वल टू AC, AD इक्वल टू BC इक्वल टू BT कंस्ट्रक्शन से, और एंगल CDA या जरूरत ही नहीं होती किसी कंडीशन. ऑलरेडी हमने दिखाया राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो ही कंडीशन और बता. तो कॉन्ग्रुएंट है 10, एंगल BAC
इक्वल टू एंगल ACD, BAC को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल BAN1। डायग्राम की ज्योमेट्री से तुम देख सकते हो 90 में से BAN1 सब्ट्रैक्ट कर दो। वैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है और पर ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम कैसे बराबर है। तो 90 माइनस BAN1 लिखा जा सकता है BAC को। सिमिलरली ACD को लिखा जा सकता है 90 माइनस DCN2। 90 में से DCN2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाए 90 माइनस एंगल DCN2। फिर अगर नहीं कंसीडर करें 90 माइनस BAN1 वास्तव में है क्या, ये पूरा 90 है, इसमें से BAN1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई है 90 है ये पूरा, इसमें से DCN2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो R है। तो ये हो गया एंगल I और ये हो गया एंगल R। ब्लॉक नंबर which is law of reflection, which is law of reflection। तो ये प्रूफ हो गया कंप्लीटली। इतना लिखना है रिफ्लेक्शन अगर पूछा था। और रिफ्रैक्शन पूछना है तो वो भी डेरिवेशन को करना है। रिफ्रैक्शन में तुम्हारे माइंड में डिटेल होनी चाहिए जो रिफ्रैक्शन के रे ऑप्टिक्स में तुम्हें सिखाई थी। कोई घास काटने वाली मशीन है, उसको घास काटते हुए लेकर जा रहा है, अगर सीधे सीधे ले जाएंगे, मान लो यहाँ पर तो घास लगी हुई है, फिर नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे घास नहीं है, सीधे सीधे ले जाएंगे तो क्या होगा सर, स्पीड चेंज होगी। घास जहाँ पर टेंसर मीडियम, जब घास नहीं है पक्का फर्श रेयर मीडियम, स्पीड बढ़ जाएगी, मशीन सीधे सीधे चलती रहेगी, जैसे कि लाइट के साथ होता है, वेव फ्रंट के साथ भी ऐसे होता है। और अगर तिरछा चलाएंगे तो एक पहिया पहले आएगा पक्के फर्श पे, दूसरा पहिया बाद में आएगा। तो जो पहिया पहले आएगा पक्के फर्श पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और उसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, बेंडिंग होगी। तो ऐसे होता है वेव फ्रंट बैंड हो जाता है। रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, डेंसर टू रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर बैंड होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। Refraction of a plane wavefront at a plane surface. Laws of refraction. एक कंडीशन तुम खुद प्रिपेयर करोगे, एक कंडीशन में बता दो। रेयर टू डेंसर में कहूँगा, डेंसर टू रेयर, तुम खुद तैयार करोगे एनसीईआरटी से, नोट लगा लो साइड में। प्रिपेयर when ray is moving from denser to rare medium along with TIR। TIR को समझना भी case A when wavefront is moving from rare to denser medium। तो अब की बार अगर मैं सरफेस बना रहा हूं तो डायग्राम इसके नीचे भी जाएगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग ऊपर रिफ्रैक्टिंग, ऊपर एक मीडियम है नीचे दूसरा मीडियम है। ऊपर जो मीडियम है सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अगर तुम्हें डिटेल दी हुई है μ2 ग्रेटर देन μ1 तो इसका मतलब नीचे वाला डेंसर, ऊपर वाला रेयर है। ऊपर वाले मीडियम में जो स्पीड है वो है v1, नीचे वाले मीडियम में स्पीड v2। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, यानी v1 ग्रेटर देन v2। तो मान लो कोई प्लेन वेवफ्रंट आकर इंसिडेंट होता है, इस पर इंसिडेंट हुआ, ये वाला एंड
पहले एंटर कर रहा है इस मीडियम में, इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, उस वाले की स्पीड अभी ज्यादा है, तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको कैसे दिखाएंगे? फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूं दो रेज, दो रे आए, एक है S, दूसरी S डैश। तो अभी वेवफ्रंट हमने देखा, वेवफ्रंट कहां पर है? परपेंडिकुलर टू द रे। अगर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेवफ्रंट ड्रॉ करता हूं तो ये वेवफ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट AB, इसको तुम वेवलेट मान सकते हो। इस वेवलेट पर टेंजेंशियल सरफेस इंसिडेंट वेवफ्रंट AB। माना कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो B से ओरिजिनेट हो रही, उनको पॉइंट C तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो टाइम है T। तो मैं डिस्टेंस BC को लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस बराबर होगी V1 into T, क्योंकि स्पीड V1 है। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस को वेवफ्रंट बोलते हैं, तो हमें पता है कि इतने टाइम में A से सेकेंडरी वेवलेट्स कहां पहुंच जाएगी वो लोकेट करना है। तो टाइम तो T लेंगे, पर स्पीड अभी चेंज हो चुकी है, V2 हो चुकी, तो V2 into T के बराबर आर्क लेंगे। V2 into T के बराबर आर्क लेकर पॉइंट A पर प्रकार के नॉक रख के आर्क घुमाएंगे, डेफिनेटली आर्क इससे कम होगा, इस लेंथ से कम होगा। वो आर्क मैंने घुमाया, ये बता रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट इतनी दूर पहुंचेगी, जितने टाइम में B से C पहुंचेगी उतने टाइम में A से यहां पहुंचेगी। तो इस पर टेंजेंट अगर मैं डालूंगा तो मुझे सेकेंडरी मुझे मिलेगा रिफ्रैक्टेड वेवलेट। अगर इस पर टेंजेंट खींचेंगे रिफ्रैक्टेड वेवलेट, तो C से मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉप किया, ये पॉइंट लोकेट हुआ D। रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट यहां से जाएगा इस पॉइंट से, इसके पैरेलल थोड़ी सी बेंडिंग यहां पर हम दिखाएंगे। ये S से आने वाली तो बन गई T, S डैश से आने वाली T डैश बन गई रे, एंड दिस पॉइंट इज D। ये हो गया रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस। तो पता है रिफ्रैक्शन के लॉ में स्नेल्स लॉ है, म्यू इक्वल टू sin A by sin A। वो प्रूव करने के लिए पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल का नाम, एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं N1 N2। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो I है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो R है। अब अगर ये I है तो ये 90 माइनस I, और ये जो बचा ये I। अगर ये R है तो ये 90 माइनस R, यहाँ पे 90 है ही, तो ये बचा R। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम। डायग्राम कंप्लीट हो गई। सिमिलर फॉर्मेट में सारी लैंग्वेज हमको लिखनी है, जैसे पिछले वाले के एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट चलेगा। तो तुम यहां पे लिख सकते हो, कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन of a plane wavefront AB, considering refraction of a plane wavefront AB, incident on surface XY, incident on surface XY, separating two media, medium का plural media, surface XY separating two media as shown. Full stop. Let the secondary wavelets emerging from point B, let the secondary wavelets emerging from point B reaches up to point C in time t,
reaches up to point C in time t. So we draw an arc of length v2t, arc of length v2t from point A to locate the position of refracted wavefront. To locate the position of refracted wavefront. Full stop. We draw a tangent CD. We draw a tangent CD on this arc. CD represents refracted wavefront. CD represents refracted wavefront. तुम्हें ये बात समझनी है कि ये जो लैंग्वेज अभी लिखी है, जब तुम्हारी कॉपी चेक होगी तो इस लैंग्वेज को कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। तो तुम्हें इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, तुम निश्चित रहो, तुम्हें बस क्या करना है, डायग्राम को डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। बस वहाँ कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या लिखा हुआ है कॉपी चेक करो, कोई नहीं पढ़ता, डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट जो निकाल के सब ब्लॉक में करके आओ, अंडरलाइन करके। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब इससे आगे की बात करते हैं, जैसे पहले लिखा था वैसे बता। नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़कर नया पैराग्राफ क्लियरली इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and the normal are respectively perpendicular to, दिमाग को मौका दो सोचने का, तुम सोच के अपने आप लिख सकते हो किस किस के परपेंडिकुलर बताओ। इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट एंड सरफेस xy। आगे की डिटेल अपने आप कंप्लीट करो, सेम है वैसे का वैसे, डैश डैश छोड़ो, चलिए छोड़ दो, जैसे पहले लिखा था तो वैसे। फिर आल्सो करके मैथमेटिकल डिटेल आ जाएगी। स्नेल्स लॉ प्रूव करना है आपको। तो मैं पहले साइन आई निकालता हूँ। साइन आई की वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC को साइमल्टेनियसली में कन्वर्ट कर देता हूँ। BC को मैं लिख सकता हूँ V1 into T, AC को AC रहने देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड साइन R, नीचे वाला ट्रायंगल ADC से साइन R आता है परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज AC। AD को मैं कन्वर्ट करके लिखता हूँ V2T, AC को रहने देता हूँ, इक्वेशन 2 टेकिंग रेशियो 1/2 हमें मिलता है, AC कट जाता है, V1/V2 इक्वल टू sin A अपॉन sin R। TT भी कट गया, AC मैं रीअरेंज करता हूँ इस एक्सप्रेशन को और sin I अपॉन sin R। V1 को मैं ऐसा लिखता हूँ, V1/V2 को रीअरेंज करके मैं लिखता हूँ पहले ऊपर C/V2 और नीचे लिखता हूँ C/V1। हमने पढ़ा है, जानते हैं म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है sin A अपॉन sin R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 जो वास्तव में refractive index of second medium with respect to first, which is Snell's law. Hence proof. तो हमने प्रूव कर दिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रो। इसका इतिहास ये है डेरिवेशन का कि इस पर न्यूमेरिकल बनाकर डाला गया। पहले सैंपल पेपर में आया क्वेश्चन और उसके बाद फिर एग्जाम में आया। तो क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया मैं तुम्हें इसमें डेटा बता रहा हूं, देखोगे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें डिटेल दी गई थी जो डिस्टेंस AC है ये तो है Z, डिस्टेंस BC है X और डिस्टेंस AD है Y। तुमसे बोला कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ x y एंड z। x y z के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो क्वाइट सिंपल, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? म्यू इक्वल टू sin a बाय sin r। sin a कितना आएगा? x y z। sin r कितना आएगा? तो म्यू कितना हो गया? ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पार्ट अपने आप करना है। हाइगेन की थ्योरी यहाँ पर खत्म, वे ऑफ एक्स का एक हिस्सा खत्म। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में इंटरफेरेंस की डिटेल आएगी, तो उसके लिए हमको सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। वहां फोर्सेस के लिए था, फील्ड के लिए भी लगाते हैं इसको, और स्केलर क्वांटिटी जैसे कि पोटेंशियल, इसके लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। अंतर सिर्फ ये आता है कि वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम होता है और स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर सम होता है। उससे भी पहले लेवल क्लास में तुमने वेव्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर वापस रिपीट होगा। तो तुम हेडिंग लगा सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो तुम में से किसी को याद है अगर तो बताओ, वेव्स के लिए जो 11th क्लास में तुमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स। कोई बताएगा? बोलो। Superpose 10 physical, that is for superposition. बट और वे किसी भी चीज को अगर तुम्हें डिफाइन करना है फिजिक्स में, तो सबसे पहले माइंड में उसकी इमेज क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम्हारे माइंड में इमेज है तो तुम डिफाइन कर सकते हो। बोलो। देखो, जब हम सुपरपोजिशन को ही डिफाइन कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि वर्ड सुपरपोज हम यूज ना करें, उसकी बजाय वर्ड यूज करें मीट्स। ठीक है, तो तुम बोलो व्हेन टू वेव्स मीट। आगे क्या है? When two or more waves meet in a point, then sum of displacements, then net displacement at that point is the sum of displacement produced by each wave. ठीक, क्या ये बात पूरी हो गई या कुछ और भी ऐड करना बाकी है? When two or more waves share same frequency, travel the same direction and redistribution. सेम फ्रीक्वेंसी कंडीशन लगा रहे हो, Yes. तो सुपरपोजिशन नहीं होगा अगर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। The redistribution of energy takes place. वो तुम जो डिफाइन कर रहे हो वो तुम इंटरफेरेंस के डोमेन में चले गए, इंटरफेरेंस डिफाइन करने की कोशिश करो। सुपरपोजिशन ब्रॉड सेंस में सुपरपोजिशन का एक पार्ट है इंटरफेरेंस। बट तुमने सही बोला, क्या ये पूरी बात है? ये कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे तुमसे बोले स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एवरी एक्शन इज अकम्पनीड बाय इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके बाद चुप हो जाते हैं। क्या ये पूरी बात है? तो पूरी बात क्या है? फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन
डिफरेंट बॉडीज। अब पूरी बात ऐसे ही इसमें एक पार्ट बच रहा है, तुमने जो बात बोली वो पार्ट ही बच रहा है। द वेव्स डज नॉट अफेक्ट ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग। तो सुपरपोजिशन की खास बात यह है कि वेव्स जो एक दूसरे को बिना अफेक्ट के ट्रैवल करती हैं। तो माइंड में तुम एक इमेज स्टोर कर सकते हो। केबल से जब 200-250 चैनल घर में आ रहे थे टीवी तक, तो वही तार था, उसी तार में सुपर इम्पोज होकर सारे सिग्नल आ रहे थे विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। तो ये तो इसकी इमेज होगी। दूसरी इमेज जो सेंटेंस शुरू वाला है, when two or more waves traveling simultaneously in a medium meets, then resultant displacement of any particle of the medium becomes equal to vector sum of individual displacements produced by individual waves। अब ये तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बना कैसे? इसकी एक इमेज चाहिए तुमको, तो इमेज स्टोर करो। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलो। तो इमेज ऐसे सोचो, तुम देख रहे हो कार्टून फिल्म टॉम एंड जेरी शो, टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। एक कारपेट बिछा हुआ है, टॉम तो है बिल्ला और जेरी है चूहा। एक साइड से जेरी घुस गया कारपेट के नीचे, अब कारपेट में बम आ गया। जेरी जैसे जैसे चल रहा है वो बम भी चल रहा है, बम यानी पल्स। दूसरी साइड से टॉम उसको पकड़ने के लिए घुसा, इधर बड़ा बम। जहां पर टॉम की पकड़ में आ जाएगा जेरी, वहां पर बम और बड़ा हो जाएगा, y1 प्लस y2। तुम्हें याद आ रहा होगा जो बेस चैप्टर में जाऊंगा, पर जेरी बहुत होशियार है, टॉम की पकड़ में नहीं आता, वो निकल जाएगा। निकल जाएगा तो आप देखेंगे हम छोटा वाला बम अपने रास्ते चल रहा है, बड़ा वाला बम टॉम को धोखा हो गया, वो आगे निकल गया विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। जहां मिले वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 और उसके बाद अपने अपने रास्ते। तो ये सुपरपोजिशन की इमेज सेंटेंस देखो, when two or more waves traveling simultaneously in a medium meet, then the resultant displacement of any particle of the medium, resultant displacement of any particle of the medium becomes equal to vector sum, becomes equal to vector sum of individual displacements, vector sum of individual displacements due to individual waves, vector sum of individual displacements due to individual waves। And they does not affect each other। अंग्रेजी चेक करो, दे के साथ डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा? दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर while traveling full stop। Thus if individual displacements are y1, y2, y3, if individual displacements are y1, y2, y3, dash dash, then resultant displacement, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वेक्टर y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जो तुमने 11th क्लास में पढ़े थे? 4 मेन कॉन्सिक्वेंसेस, 4 घटनाएं होती हैं बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन।
अगर वो दोनों वेव्स इस तरह की हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम और उनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है या फिर जीरो, तो जब वो चलते हुए मिलती हैं तो मीडियम के कुछ पार्टिकल की इंटेंसिटी इंडिविजुअल, अभी तक मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ इंटेंसिटी, कुछ पार्टिकल्स पर इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम से भी ज्यादा हो जाती है और कुछ पार्टिकल्स पे कम हो जाती है, कुछ पॉइंट्स पे कम हो जाती है, कुछ पॉइंट्स पे ज्यादा हो जाती है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो साउंड के लिए 11 में पढ़ा था, लाइट के लिए 12 में पढ़ोगे। दूसरा फिनोमेना, मान लो इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा कितना अंतर है, 8-10 तक एट द मोस्ट, तब तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं तो जो फिनोमेना होगा उसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसी तरह से इंटरफेरेंस के लिए भी कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदल रहा है तो फिनोमेना तो होगा, यानी इंटरफेरेंस तो होगा, भले फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे ना रहे, पर हम उस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और जो चीज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम बोलते नहीं हो रहा। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट और जीरो। अभी फेज डिफरेंस क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, एंगुलर पोजीशन तो समझेंगे आगे, कोहेरेंसी की कंडीशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है और बात है सुनने की, तो ये डिफरेंस 8 या 10 से कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर डिफरेंस हुआ तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो तुम बीट सुनना चाहते हो, एक एक्सपेरिमेंट करना है, लैब में गए, तुमने कहा कि बीट सुनने हैं, बीट फिनोमेना होता है, अगर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एक ही जगह पर साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और फिर कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड। जब सेम फेज में आ जाएंगे बढ़ जाएगी, जब अपोजिट फेज में चल जाएगी घट जाएगी। तो बीट अगर तुम सुनना चाहते हो तो ट्यूनिंग फॉर्क ले सकते हो, 2 ट्यूनिंग फॉर्क, और उन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8-10 से कम होना चाहिए। उससे ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो तो तुम सुन नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा कंटीन्यूअस साउंड आ रहा है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दूसरा फिनोमेना हुआ बीट, पहला फिनोमेना हुआ इंटरफेरेंस। तीसरा फिनोमेना, अगर ये वेव्स आमने सामने से आकर मिले तो मीडियम लूप में डिवाइड हो जाता है, नोड और एंटी नोड बन जाते हैं, एनर्जी किसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई दिखाई नहीं देती, और ऐसी वेव जो बनती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, अपनी जगह ही खड़ी वहीं पर वाइब्रेट करेगी, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। 3 फिनोमेना ये तो तुमने पढ़े थे। चौथा फिनोमेना हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए शायद नहीं पढ़ा तुमने। अगर ये वेव्स वो पार्टिकुलर आकर मिल रही, एक इधर से है एक इधर से है, डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, π हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, अकॉर्डिंगली अलग-अलग तरह के शेप्स बन जाते हैं, कभी बनेगा स्ट्रेट लाइन, कभी सर्कल, कभी एलिप्स, पैराबोला, डबल शेप, शेप ऑफ 8। इन सब फिगर्स को बोलते हैं लेसार्जूस फिगर्स। तो 4 फिनोमेना होते हैं सुपरपोजिशन के कारण, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, लेसार्जूस फिगर्स। इसमें से हमको लाइट में कौन सा पढ़ना है, सिर्फ एक इंटरफेरेंस। सब है इंटरफेरेंस, ये एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन। अब अगर तुमसे कहा जाए डिफाइन इंटरफेरेंस, तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इंटरफेरेंस? डेफिनेशन बनाने का तरीका जो सिखाया था उसके बारे में सोचो। जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं उसके बारे में सोचते हैं क्या है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई सिस्टम है, अरेंजमेंट है, फिनोमेना है, प्रोसेस है। तो इंटरफेरेंस क्या है, फिनोमेना है। तो इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द फिनोमेना। फिर इसके बारे में सोचेंगे इसमें होता क्या है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सबसे ज्यादा हो जाती है, कुछ पॉइंट्स पे कम हो जाती है, जहां ज्यादा हो गई एक्चुअल में वहां से आगे जहां कम हो गई, वहां से निकल कर आ गई,
तो हम बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करके लिखोगे, इट इज द फिनोमेना ऑफ redistribution of energy. It is the phenomena of redistribution of energy, जिसमें क्या हो रहा है, in which describe करना होगा, in which when दो से ज्यादा होगा इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? दो से ज्यादा होंगे तो इंटरफेरेंस हो सकता है। हमें सिर्फ दो वेव के पढ़ते हैं। When two waves of same frequency traveling simultaneously in a medium, two waves of same frequency traveling simultaneously in a medium, अब हम वर्ड यूज कर सकते हैं सुपरपोजेस, traveling simultaneously in a medium। पिछली बार हमने मीट्स लिखा था, आप लिख रहे हैं सुपरपोजेस with zero or constant phase difference, superposes with zero or constant phase difference, then at some particles of the medium, particles की जगह points भी लिख सकते हैं, at some points of the medium, the resultant intensity becomes greater than the sum of individual intensities. Resultant intensity becomes greater than the sum of individual intensities। ब्रैकेट में लिखोगे कंस्ट्रक्टिव। अगर ऐसा इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। ब्रैकेट क्लोज। While at some other points the resultant intensity becomes lesser than the sum of individual intensities, ब्रैकेट में डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि हमने शुरू में ही लिख दिया था इट इज द फिनोमेना, तो लास्ट में हमें लिखने की जरूरत नहीं, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो हमने इंटरफेरेंस को डिफाइन किया। अब जब तुमने डिफाइन किया तो यहां पर एक टर्म आई कोहेरेंट। आई क्या? नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमने कोहेरेंट की डिटेल लिख दी with zero और constant phase difference। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं कोहेरेंसी। इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए, इंटरफेरेंस होने के लिए नहीं, ऑब्जर्व करने के लिए। कोहेरेंसी हो चाहे नहीं हो, इंटरफेरेंस तो होगा, पर अगर कोहेरेंसी होगी तो इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल होगा। तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये शर्त जरूरी है, पहली कंडीशन कोहेरेंसी, जिसे हमें समझना है। कोहेरेंसी क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इस पे अलग से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का पूरा होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हेडिंग कोहेरेंसी, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंसी, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो लाइट की बात कर रहे हैं, साउंड के लिए भी ऐसा तुमने पढ़ा था जब क्लास में, अभी लाइट की बात कर रहे हैं। तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टू सोर्सेस टू बी कोहेरेंट। तो इसमें डैश आप लिखोगे when two light sources emit light, when two light sources emit light with zero or constant phase difference, with zero or constant phase difference, then they are said to be coherent।
they are said to be coherent. Full stop. नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखोगे टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दो अलग अलग सोर्स है इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ब्रैकेट में एग्जांपल टू आइडेंटिकल बल्ब, दो बल्ब एक जैसे, टू आइडेंटिकल बल्ब। बल्ब के लिए कभी कभी बोलते थे इनकैंडेसेंट। पहले तुम्हारे ऑप्टिक्स में एक अलग से ब्रांच उसकी डिटेल हुआ करती थी, उसको बोलते फोटोमेट्री, वो सिलेबस से हट गई और उसकी टर्मिनोलॉजी ऑप्टिक्स में आती नहीं थी। फोटोमेट्री में क्या होता था, लाइट के मेजरमेंट से रिलेटेड ब्रांच थी। हम लाइट की इंटेंसिटी को नापते थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला में इसको नापते थे, इल्यूमिनेशन को नापते थे। ल्यूमिनस फ्लक्स होता था, जैसे तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, ऐसे क्या होता था ल्यूमिनस फ्लक्स। एक होता था इंसिडेंट, एक होता था रिफ्लेक्टेड। इल्यूमिनेंस बोलते थे, कोल्यूमिनेंस बोलते थे। तो अलग अलग कुछ टर्म्स थी। फोटोमीटर होता था, फोटोमीटर की मदद से हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे दो लाइट सोर्सेज की इंटेंसिटी को कि कौन ज्यादा रोशनी दे। तो वहीं से ये टर्मिनोलॉजी आई है जो अभी मैं कह रहा हूं कि कई बार बल्ब के आगे इनकैंडेसेंट वर्ड लगाते हैं, कई बार लगाते हैं कैंडेसेंट। यानी लाइट सोर्सेज दो तरह के होते हैं, इनकैंडेसेंट एंड कैंडेसेंट। क्या डिफरेंस होता है? जो इनकैंडेसेंट होते हैं वो गर्म होकर रोशनी देते हैं, जैसे बल्ब, कैंडल, ये सब क्या है इनकैंडेसेंट। याद रखने का तरीका, जो कैंडल लाइट है वो कैसे इनकैंडेसेंट है। कैंडल लाइट मतलब मोमबत्ती गर्म होकर रोशनी देती है, जो भी कैंडल लाइट है वो तो है इनकैंडेसेंट। और जो ठंडी रोशनी देते हैं ट्यूबलाइट, चंद्रमा, ये क्या है, ये कैंडेसेंट। तो ये टर्म यूज करें। तो तुमने लिखा एग्जांपल टू आइडेंटिकल बल्ब, टू आइडेंटिकल कैंडल्स, ब्रैकेट क्लोज, cannot produce coherent light। दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स हम ले रहे हैं तो वो कभी भी कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैनॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे एमिट लाइट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। They emit light due to spontaneous emission। अब ये क्या होता है spontaneous emission? उसको मैं orally समझाऊंगा, डिटेल लिखेंगे नहीं, उसको समझेंगे डायरेक्ट। पर कौन कर सकता है? बट कंटिन्यू करूँ, बट टू इंडिपेंडेंट लेजर्स, दो अलग अलग लेजर। लेजर जब देखोगे तो कैपिटल आएगा पूरा, LASER फिर S, टू इंडिपेंडेंट लेजर्स can produce coherent light। तो लेजर क्यों कर सकती है? बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर में लाइट एमिट करने का प्रिंसिपल अलग है, स्टिमुलेटेड एमिशन, और बल्ब में और कैंडल में लाइट एमिट करने का प्रिंसिपल अलग है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, जैसे फिलामेंट गर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, हायर एनर्जी लेवल पे गया, अब वहां से लौटेगा। तुम्हें समझना है इलेक्ट्रॉन को जाकर वापस आने में समय लगता है 10 की पावर -8 सेकंड, और लाइट एमिट करने में समय लगता है 10 की पावर -10 सेकंड। तो किसी एक बल्ब में इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, जिस लेवल तक जा रहा है, जिस लेवल पे वापस आ रहा है, दूसरे बल्ब में भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर जाए, उसी टाइम पर वापस आए और उसी लेवल तक आए। ये केवल एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो इतना शॉर्ट है। जाकर वापस आने का टाइम इंटरवल 10 की पावर -8 और लाइट एमिट करने का टाइम 10 की पावर -10 सेकंड, जिसको हम कोहेरेंस टाइम के नाम से जानते हैं। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ कोहेरेंस टाइम,
या व्हाट इज कोहेरेंस टाइम, तो तुम्हें पता होना चाहिए, पेज के हेडर पे मार्क कर दो कोहेरेंस टाइम 10⁻⁻10 सेकंड dash time required to radiate in spontaneous emission. यानी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जा रहा है, वापस लौट रहा है, उसका टाइम तो 10⁻⁸ सेकंड, और लाइट जब एमिट कर रहा है, जो एनर्जी का डिफरेंस वो एमिट कर रहा है, वो एनर्जी का डिफरेंस एमिट करने का टाइम 10⁻10 सेकंड, उसको बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, पर स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, पहले होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, सारे इलेक्ट्रॉन लाइन लगाकर एक ही लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं, सेम हायर एनर्जी लेवल एनर्जी लेते हैं। अब वहां से जैसे उनको स्टिमुलेशन संकेत मिलता है, सारे एक साथ जंप करते हैं, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, स्टिमुलेशन मिला, इलेक्ट्रॉन आकर एक लेवल पर इकट्ठे हो गए, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, दोनों तरफ समझ सकते हैं। अब जैसे उनको सिग्नल मिलेगा, सारे एक साथ जंप करेंगे सेम लोअर एनर्जी लेवल पर, सेम लोअर एनर्जी लेवल पर जब एक साथ जंप करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस सेम है, क्योंकि दो ही एनर्जी लेवल हायर एंड लोअर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी। एक साथ जंप करेंगे, टाइम लैग नहीं आएगा, एक साथ जंप करेंगे तो लाइट कैसी होगी, कोहेरेंट। जब टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा तो फेज में डिफरेंस नहीं आएगा, पाथ में डिफरेंस नहीं आएगा। फेज होती क्या है, फेज बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, 11th क्लास में तुमने एसएचएम में पढ़ा था। अगर ये रेफरेंस है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तुमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन है, ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन क्या करता है, किसी एक डायमीटर पे लोगे तो वो ऐसे जंप करता है। तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन हम दिखा रहे हैं, इसी को कहते हैं फेज। तो सेम एंगुलर पोजीशन होना मतलब सेम फेज होना। मान लो एक पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, तो इन दोनों की एंगुलर पोजीशन क्या है, सेम, बोलेंगे सेम फेज में। ऐसे एक वेव है, दूसरी वेव है, दोनों वेव में अगर एक कांस्टेंट रिलेशनशिप मेंटेन होती है या फिर एग्जैक्टली सेम रहती है, दोनों सेम रहती है, बोलेंगे फेज डिफरेंस 0, और कांस्टेंट रिलेशनशिप मेंटेन होती है तो बोलेंगे फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो दोनों वेव्स कैसे हो जाएगी, कोहेरेंट हो जाएगी। तो ये कोहेरेंसी की कंडीशन। तो हमने यहां पर सीखा कि कोहेरेंट होने के लिए स्टिमुलेटेड है, लेजर ही हो सकती है कोहेरेंट, बाकी कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो अब अगर हम यंग के टाइम में चले जाएं, सन 1801, यंग जिसने डेमोंस्ट्रेट किया फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस समय लेजर तो इन्वेंट ही नहीं हुई, और इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। तो उसने कैसे ऑब्टेन किए होंगे कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाट वाज द मेथड? हाँ, उसने पेरेंट सोर्स एक ही यूज किया, सेम पेरेंट सोर्स से दो सोर्स बनाए, दो वर्चुअल सोर्स बनाए। तो हमारे पास दो मेथड है कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग coherent sources, methods of obtaining coherent sources dash। first पहला मेथड क्या है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट को डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में कुछ डिटेल लिखोगे। In it, narrow source is required. Source narrow होना चाहिए। तो तुम देखोगे जो YDSE एक्सपेरिमेंट है, वहां पे लिखा था कंडीशन कि सोर्स स्लिट कैसी होनी चाहिए, narrow।
एक वेव फ्रंट जो आता है उसको हम दो वेव फ्रंट में बांट देते हैं। पेरेंट सोर्स से सेम वेव फ्रंट चल रहा है तो फेज डिफरेंस 0 है, दोनों की लाइट का ओरिजिन तो एक ही, चाहे वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा हो तो साइमल्टेनियसली फेज चेंज होगी दोनों में सेम अमाउंट में, तो फेज डिफरेंस 0 है। तो लिखोगे दिस मेथड वाज यूटिलाइज्ड बाय, ये यूटिलाइज्ड इन कर दो, यूटिलाइज्ड इन इंटरफेरेंस क्या कई लोगों ने ऑब्जर्व किया था, किस किस ने, यंग ने, लॉयड ने, माइकलसन, यंग, माइकलसन, लॉयड के अलावा न्यूटन रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, लॉयड्स मिरर, इन सब ने इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, तो किसी ने तो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट यूज किया, किसी ने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कराया। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे होता है कि एक पार्शियली सिल्वर्ड मिरर लिया, उस पर लाइट जाकर इंसिडेंट है, तो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर की वजह से क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। अब क्योंकि पेरेंट सोर्स तो सेम है तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो है उनके बीच एक कांस्टेंट फेज रिलेशन मेंटेन रहेगा। उनको वापस अगर मर्ज करा दिया जाए उनका पाथ चेंज करके तो इनके बीच इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये वाला जो मेथड यूज किया, किसने यूज किया, YDSE। YDSE कैपिटल में लिखना है, YDSE स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में YDSE लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। और किसने यूज किया, देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया गया, न्यूटन रिंग में भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया, तो वाइड सोर्स चाहिए होता है, यहाँ पे नैरो सोर्स चाहिए होता है। तो बाकी जो है लॉयड्स मिरर में और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, डबल L O Y D most of it is Lloyd's mirror and Fresnel FRESNEL apostrophe S Fresnel's biprism। इसमें लॉयड्स मिरर को वेरीफाई कर लेना, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और YDSE ये तो श्योर है। नेक्स्ट सेकंड अगला मेथड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें डैश लगा के लिखोगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में वाइड WIDE वाइड सोर्स इज रिक्वायर्ड, सोर्स जो है वाइड होना चाहिए, नैरो नहीं चलेगा, वाइड सोर्स इज रिक्वायर्ड and this method is utilized by utilized in this method is utilized in Newton's rings and Michelson's interferometer, Newton's rings and Michelson's interferometer। इतना काफी आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे